तुम क्या सोच रहे हो, उनको फेस टू फेस पढ़ाएंगे? कंपनी लॉ भी कराना है बेटा आपको। छोटे छोटे चैप्टर में इतना टाइम लग रहा है तो बड़े बड़े में क्या हाल होगा। तो जुडिक्शंस ऑफ इंडियन पैनल, इसको दो पार्ट में हमने डिवाइड किया, और वो दो पार्ट क्या थे? टेरिटोरियल जुडिक्शंस और दूसरा इनहेरेंट। टेरिटोरियल में कितने आ गए? दो आ गए। इंट्रा टेरिटोरियल जुडिक्शंस और इंट्रा टेरिटोरियल जुडिक्शंस में हमने क्या बोला? सेक्शन 2। इंट्रा में लिखो 3 होती है। अब इंट्रा के अंदर लिखो 3 होती है। इंट्रा में कितनी है? 3। इंट्रा के अंदर 3 है। ये देखो नजर आ रही है 3। विद इन टेरिटरी ऑफ इंडिया, विद इन टेरिटरी ऑफ इंडिया। दूसरी विद इन द टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया। विद इन द टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया क्या है? 12 नॉटिकल माइल्स। 1 नॉटिकल माइल इज इक्वल टू 1.853 किलोमीटर। कस्टम में देखा था हम लोगों ने। और तीसरी है एनी शिप और एयरक्राफ्ट आइदर ओन्ड बाय इंडिया और रजिस्टर्ड इन इंडिया। तो इंडिया का जेट एयरलाइंस है इंडिया की, और यहाँ से कहाँ जा रही है? ऑस्ट्रेलिया। और अगर जाते हुए कोई पैसेंजर क्या करता है, कोई क्राइम करता है, तो उसको क्या होगा? उसको पनिश किया जाएगा। कहाँ? इंडिया में किया जाएगा, और माना जाएगा कि उसने कहाँ किया है वो क्राइम? इंडिया में किया। तो उसने कहाँ किया है वो क्राइम? इंडिया में किया। बात समझ में आ रही है? थोड़ा स्पीड में चलने वाले हैं, तो पकड़ लेते हैं स्पीड। सबसे पहला क्या था? ज्योग्राफिकल एरिया। सबसे पहले क्या था? ज्योग्राफिकल एरिया। और ज्योग्राफिकल एरिया में क्या था? कितने पार्ट थे ज्योग्राफिकल एरिया? दो। कौन से दो? इंट्रा और एक्स्ट्रा। ठीक है ना? तो ज्योग्राफिकल एरिया में क्या है? इंट्रा और एक्स्ट्रा। ये यहां से पढ़ते हैं। नेहा पढ़ो ज्योग्राफिकल एरिया। The geographical area or the subject to which a law applies is defined as the jurisdiction of that law. Ordinarily, laws made by a country are applicable within its own boundaries because a country cannot have a legal machinery to enforce its laws in other sovereign countries. वो कहता है जुडिक्शन ऑफ इंडियन पैनल ज्योग्राफिकल एरिया में होगी। जो ज्योग्राफिकल एरिया उसकी जुडिक्शंस के अंदर आता है उसी में अप्लाई किया जाएगा। मतलब कि अगर किसी कंट्री ने कोई लॉ बनाया है तो वो केवल उसकी बाउंड्री में एप्लीकेबल होता है। उसकी जो बाहर बाउंड्री है उससे बाहर, मतलब कि ऑस्ट्रेलिया में अगर कुछ हो रहा है तो वहां पे वो एप्लीकेबल नहीं होता, क्योंकि अदर सोवरेन कंट्रीज हैं, उनका अपना खुद का कानून है, वो खुद आजाद है, गुलाम नहीं है किसी। समझ में आ गया? 10 Thus, for most of the laws, the territorial jurisdiction of a law is the international boundary of that country. Countries, however, also make laws that apply to territories outside of their own country. This is called the extra. कई बार ऐसा भी होता है, कई बार क्या होता है, ऐसा भी होता है जब एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुडिक्शंस, मतलब कि अगर कोई हमारा आदमी, अगर कोई, क्योंकि अभी हम ये डिटेल में पढ़ेंगे, इसके लिए लिख लेना रेफर सेक्शन 3। इसके लिए क्या लिख लोगे? रेफर सेक्शन 3 एंड 4। तो इसके लिए 3 और 4 पढ़ेंगे। अभी तक तुम्हारी बुक्स नहीं आई है? कहाँ है बुक? अच्छा, लिख लिया क्या आपने? वहां पे लिखो ना फिर। यहाँ ये देखो, यहाँ पे मैंने लिख लिया रेफर। क्या रेफर करना है? सेक्शन 3 और 4। तो बात करेंगे उसके बारे में, ठीक है, एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुडिक्शंस के बारे में। अभी के लिए फिलहाल की एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुडिक्शंस केवल इंडियन नेशन पे लगती हैं और किसी पे नहीं लगती।
ठीक है। बाकी जोग्राफिकल के अंदर बात करूं तो सेक्शन 2 आएगा, और सेक्शन 2 बोलता है कि अगर आप इंडियन नेशन हो या आप फॉरेनर हो, दोनों केस में लगेगी। ठीक है, चाहे आप इंडियन नेशन हो चाहे आप फॉरेनर हो, दोनों केसेस में लगेगी। नेहा पढ़ो। अंडर द आईपीसी, Under the IPC 1860, criminal court in India exercise jurisdiction either because a crime is committed by any person, national or the foreigner, within the Indian territory or तो because विद इन द इंडियन टेरिटरी, अगर किसी ने क्या किया है, विद इन द इंडियन टेरिटरी किया है, crime. मतलब विद इन द इंडियन टेरिटरी का मतलब क्या, विद इन द इंडियन टेरिटरी का मतलब क्या है, इंट्रा टेरिटोरियल जुडिक्शंस। क्या मतलब, इंट्रा टेरिटोरियल जुडिक्शंस। ठीक है, इंट्रा टेरिटोरियल जुडिक्शंस। आगे, Or because a crime though committed और outside अगर India. क्राइम कहाँ हुआ है, Outside आउटसाइड India. इंडिया। आउटसाइड इंडिया का मतलब क्या, एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुडिक्शंस। तो यहाँ पे लिख लो, मतलब कि जो क्राइम हुआ है वो एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुडिक्शंस में हुआ। Maybe आपको नहीं पता। अच्छा, हाँ कर तो रहा है, मैंने यहाँ डाल दिया। एक यार ये फालतू की नोटिफिकेशन आती है, वो बताना कैसे ऑफ होती है, पता नहीं कहाँ से आ जाती है। ये साइकिल चला रहा है, ये मैं क्या करना है, साइकिल चला रहा है, अभी आ रखी है। एक लड़की दिखा रहे साइकिल चला रही है, मैं क्या करूं उसका। आगे देखो क्या लिखता है, आता नहीं ना मोबाइल चलाना। जीप निकाल ली लड़की ने। आगे पढ़ो ने, द पर्सन Committing the crime क्राइम कमिट किया है, is liable to be tried. ट्राइड का मतलब जो तारीख चलेगी, ठीक है ना, तारीख पे तारीख चलेगी अंडर इंडियन लॉ। हाँ, द फॉर्मर इज नोन एज इंट्रा टेरिटोरियल जुडिक्शंस और एंड लेटर एज नोन एज एक्स्ट्रा। तो या तो वो इंडियन इंट्रा मानी जाती है, या तो इंट्रा होती है या एक्स्ट्रा टेरिटोरियल। इंट्रा कौन सी होती है, जिसमें 3 आती है। Yes. इंट्रा कौन सी होती है, जिसमें 3 आती है। पहली विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, दूसरी 12 नॉटिकल माइल्स टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया, और तीसरी अगर कोई शिप या एयरक्राफ्ट में हुई है जो कि इंडिया का है या रजिस्टर्ड इन इंडिया। बात समझ में आ गई? ठीक है, अब आ जाओ इंट्रा। क्या लिखा है, पढ़ो, सिंपल। Where a crime under any provision of IPC is committed within the territory of India, the IPC applies and the courts can try and punish irrespective of the fact that the person who had committed द क्राइम, मतलब कि वो कहता है इंट्रा टेरिटोरियल जुडिशन का मतलब कि अगर क्राइम हुआ है, आईपीसी के अकॉर्डिंग क्या है, वो क्राइम है जो कमिट किया गया है इंडिया की टेरिटरी के अंदर, तो हम उसके लिए पनिश करेंगे। फिर इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट, हम ये नहीं देखेंगे कि वो पर्सन क्या है, इंडियन नेशन का है या फॉरेन नेशन का है। और इसी को क्या बोला जाता है, इंट्रा टेरिटोरियल जुडिक्शंस, बिकॉज to the jurisdiction of the court is by virtue of the crime being committed within the Indian तो territory. ये क्या माना जाएगा, विद इन द इंडियन टेरिटरी माना जाएगा। तो जो भी बच्चा ये वीडियो देख रहा है और जब मैं यहाँ पे बोलता हूँ पढ़ने को, तो उस बच्चे को भी क्या करना है, पढ़ना है। ये नहीं कि आप वीडियो देख रहे हो और पढ़ नहीं रहे, ठीक है, कि सर पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे। नालायक, तुम भी पढ़ो, मैं भी पढ़ रहा हूँ, तो बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। ये नहीं कि आप वीडियो देख रहे हो, ठीक है जी, 2 बार रिपीट कर लेंगे। सेक्शन 2 डील्स विथ इंट्रा टेरिटोरियल जुडिक्शंस। तो हेडिंग डाल लो इसकी, सेक्शन 2 किससे डील करता है। देख लो कितनी बेकार प्रिंटिंग कर रखी है, बच्चे को पता ही नहीं लगेगा भैया क्या हो रहा है यहाँ,
और बहुत कुछ हो जाएगा यहाँ। तो जो इंट्रा टेरिटोरियल जुडिक्शंस है वो कहाँ पे डिफाइन किया गया? सेक्शन, बोलो। Section 2. वेरी गुड, सेक्शन 2 के अंदर, सेक्शन 2 में डिफाइन किया गया। बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत? तो सेक्शन 2 क्या लिखता है नेहा? पढ़ो। Section 2 of the code deals with the intra-territorial jurisdiction of the court. The section declares the jurisdictional scope of operation of the IPC to offences committed within India. अगर वो इंट्रा टेरिटोरियल जुडिक्शंस है तो क्या मान लिया जाएगा? आईपीसी के अकॉर्डिंग वो ऑफेंस कहाँ हुआ है? Within India. विद इन इंडिया। वेरी गुड। ये नेक्स्ट पैरा करो। The emphasis on every person. एवरी पर्सन का मतलब क्या है यहाँ पे? चाहे वो इंडियन नेशन है, फॉरेन नेशन, ठीक है। Makes it very clear that in terms of considering the guilt for any act or omission. अगर किसी भी एक्ट के लिए आपको गिल्ट माना गया या ओमिशन माना गया, मतलब कि आपने अनदेखा किया, The law shall be applied equally. तो वो इक्वली अप्लाई होता है। वो क्या होता है? इक्वली अप्लाई होता है विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, मतलब कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी। किन चीजों की डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी? हाँ जी, पहला कास्ट, मतलब जाति, ये धर्म, कोई वो नहीं। फिर क्रीड, नेशनलिटी, रैंक, स्टेटस और प्रिविलेज, तो कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं की जाएगी। आ रही बात समझ में? कोई भी हम डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे, पर इसके लिखो एक्सेप्शंस है, ब्रैकेट में लिखना बट देयर आर सम exceptions, but there are some exceptions। वो exceptions आपको बता देता हूँ। exceptions क्या है? अगर हमारे प्रेसिडेंट ने कोई क्राइम किया है तो आप उनके अगेंस्ट केस चल ही नहीं सकता, पहले उनको रिजाइन कराना पड़ेगा। अगर हमारा गवर्नर है तो उनके अगेंस्ट भी केस नहीं चल सकता, पहले गवर्नर की पोस्ट से रिजाइन कराना पड़ेगा। अगर कोई फॉरेन डिप्लोमेट है, अगर कोई क्या है फॉरेन डिप्लोमेट है, तो उसके लिए भी क्या है, हम उसके अगेंस्ट केस नहीं कर सकते। हम उसको किसको हैंड ओवर कर देंगे? जहाँ का वो डिप्लोमेट है, जहाँ का वो फॉरेन डिप्लोमेट है, उनके हैंड ओवर कर देंगे, वो उसके ऊपर केस चलाएंगे। तो यहाँ पे समझ में आ गया? बट देयर आर सम एक्सेप्शन, तो कुछ एक्सेप्शन है वो हम पढ़ेंगे अभी थोड़ी देर में। अब यहाँ पे ये कोड अप्लाई होता है इन चीजों के लिए, मतलब इंट्रा टेरिटोरियल जुडिक्शंस। तो नंबर 1 इंट्रा टेरिटोरियल जुडिक्शन विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, नंबर 2 टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया, एंड नंबर 3 शिप एंड एयरक्राफ्ट व्हिच इज ओन्ड बाय इंडिया और रजिस्टर्ड इन इंडिया। ठीक है जी, पढ़ो क्या लिखता है। It should be noted that it is not. एक मिनट, ये जो मैं एक्सेप्शन बता रहा था इसका एरो कनेक्ट कर लो। एक बच्चे का क्वेश्चन है कि सर ये एक्सेप्शन लिखी कहाँ है, तो बेटा तू यहां से इसका एरो कनेक्ट कर, यहां नीचे ये लिखी है एक्सेप्शन, ये रही ना, दिख गई ये एक्सेप्शन। ये कलर सही है ना? ऐसे कर दिया मैंने, देखो। समझ में आ गया ना नेहा? और मैंने बोला नहीं इसमें एक्सेप्शन क्या है, प्रेसिडेंट, गवर्नर, ठीक है। फिर मैंने बताया देखो कोई इंटरनेशनल लॉ है, सॉवरेन, ये वाला आ गया इसमें। फिर ये एम्बेसडर लोग आ गए, डिप्लोमेट लोग आ गए। तो कितनी एक्सेप्शन है टोटल? 3। तो यहाँ पे लिख सकते थे कितनी एक्सेप्शन है? 3 एक्सेप्शन।
ये देखो मैंने क्या कर दिया, ठीक है, कितनी एक्सेप्शन है, ये क्या हो गया, मैंने तो सोचा इसके अंदर हो जाएगा कुछ, चलो छोड़ो, 3 एक्सेप्शन है, समझ में आ गया या नहीं आ गया। चलो पहले हम क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पे, सिंपल इंट्रा वाली पढ़ रहे हैं, कोई नहीं, चलो पहले हम क्या पढ़ रहे हैं, इंट्रा टेरिटोरियल जुडिक्शंस में 3 चीजें आती हैं, ठीक है ना, वो हम देख रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे अब एक केस लॉ भी आ रहा है, पढ़ो जी क्या लिखा है। इट शुड बी नोटेड दैट It is not defense that the foreigner did not know that he was committing a wrong. मतलब कि अगर कोई फॉरेनर ये नहीं बोल सकता कि सर मुझे तो पता ही नहीं था, मतलब समझ गए वो वाला केस जो इटली से आए थे 2 कपल्स, वो ये नहीं बोल सकते कि हमें नहीं पता था कि भैया इंडिया में इसको ऑफेंस बोलते हैं, भैया पिटाई होगी तेरी, पता लग गया, The act itself not being an offense in his conduct. है ना, उसकी कंट्री में तो वो ऑफेंस है ही नहीं। देखो कितना फिट बैठ रहा है एग्जाम्पल पूरा। In this regard, the Supreme Court. तो इस रिगार्ड में सुप्रीम कोर्ट क्या बोलता है? In Mubarak Ali Ahmed versus State of Bombay 1957 case law. Held that It is obvious that for an Indian law to operate and be effective in the territory where it operates, that is the territory of India, it is not necessary that the law should either be published or be made known outside the country. बस In order to bring. तो उसने सीधे क्या बोल दिया, ये जो मेरा वीडियो लेक्चर देख रहे हैं वो भी पढ़ रहे हैं ना साथ के साथ, तो उसने बोल दिया आइदर बी पब्लिश्ड और मेड नोन आउटसाइड द कंट्री, जरूरी नहीं है कि हम बाहर की कंट्री में उस लॉ को पब्लिश करेंगे, और बीइंग अ फॉरेनर अंडर इट्स एम्बिग्यूटी, वो ये नजरअंदाज करेगा कि भैया मुझे तो पता ही नहीं था, ठीक है ना। अब इंडिया का लॉ है तो हमें बताने की किसी को जरूरत नहीं, मतलब कि अगर आप इंडिया आ रहे हो तो पहले क्या करो, इंडिया का लॉ पढ़ के आओ, ठीक है, पहले इंडिया का लॉ पढ़ के आओ। तो मतलब अगर हम बाहर जा रहे हैं तो पहले उस कंट्री का लॉ पढ़ लें, ठीक है, पता लग रहा है हमारी कंट्री में वो क्राइम नहीं है और वहां क्राइम होता है, फिर हम पिटेंगे। आगे It would be apparent that the test to find out effective publication would be publication in India, not outside India, so as to bring it to the notice of everyone. इसलिए इंडिया में जब भी कोई लॉ बनता है तो भारत के राजपत्र में पब्लिश किया जाता है, मान लिया जाता है कि पूरे हिंदुस्तान को पता लग चुका है, और आज की डेट में मीडिया न्यूज़पेपर तो इतना ज्यादा वो होता है, ठीक है ना, तो सबको पता लग ही जाता है। अब किन को इससे एग्जम्प्ट किया गया, मतलब कि किन के ऊपर हम ये कानून नहीं लगा सकते, तो सबसे पहले अपने ही लोग हमारे, और वो कौन लोग हैं, President, Governor. एक देवयानी कोपरागाडे नाम है इसका, कहाँ है ये, क्या हो गया, ये तो आ गई थी, कोबरागाडे, क्या हुआ था इसके साथ, हिंदी में देखेंगे कि क्या हुआ इसके साथ। काम क्या करते हो संजय जी? मेरी टेलरिंग की दुकान।
अमेरिका में तैनात भारतीय राजनयिक देवयानी स्वदेश लौट चुकी है। दिल्ली पहुंचते ही देवयानी ने मुसीबत के वक्त समर्थन देने के लिए लोगों का शुक्रिया अदा किया। इस बीच देवयानी के खिलाफ केस चलाने की मंजूरी के विरोध में भारत में भी सख्त कदम। भारत में देवयानी के स्तर के अमेरिकी राजनयिक से 48 घंटे का देश छोड़ने होगा। बात के इस फैसले पर अमेरिका ने निराशा जताई है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने माना कि इस वक्त दोनों देशों के रिश्ते बेहद तनावपूर्ण दौर से गुजर रहे हैं। Thank my nation for the support that they gave me. That's it. Thank you. अमेरिका में कई मुश्किलें झेल चुकी देवयानी की ये वो पहले शब्द थे जो उन्होंने भारत पहुंचने के बाद बोले। शुक्रवार देर रात देवयानी जैसे ही दिल्ली पहुंची वो अपने परिवार से मिलकर भावुक हो गई। यूनाइटेड एयरलाइन के विमान से देवयानी रात करीब 9:40 पर दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंची। 1 घंटे तक वो एयरपोर्ट पर अपने परिवार और विदेश मंत्रालय के अधिकारियों से मिली। फिर रात करीब 10:40 पर देवयानी एयरपोर्ट से बाहर आई। बाहर मीडिया उनका इंतजार कर रहा था, लेकिन वो सवालों से बचती नजर आई। बस मुसीबत के वक्त साथ देने के लिए देश को शुक्रिया अदा किया। Thank my nation for the support that they gave me. That's it. Thank you. देवयानी ने तो अपने ऊपर लगे आरोपों पर ज्यादा कुछ नहीं कहा, लेकिन बेटी को एयरपोर्ट लेने पहुंचे देवयानी के पिता उत्तम खोबरागड़े ने एक बार फिर अमेरिका के आरोपों को झूठा बताया। उन्होंने कहा कि उनकी बेटी देश लौट आई है और भारत सरकार उन्हें जो भी काम देगी वो करने को तैयार है। वो तो एक प्रोफेशनल अदालत था, वो बिल्कुल काम कंपोज है और इसमें कुछ चार्जेस वो क्या मतलब पूरा देश जानते हैं चले झूठे वो रहे दे रहे मीडिया पर नहीं कुछ भी सरकार की जरूरत नहीं। हम आपको बता दें कि नौकरानी को तय वेतन से कम तनख्वाह देने और वीजा में धोखाधड़ी के मामले में 12 दिसंबर को देवयानी को अमेरिका में गिरफ्तार किया गया था। उनके कपड़े उतारकर तलाशी ली गई थी। इस घटना के बाद भारत और अमेरिका के बीच विवाद काफी बढ़ गया था। भारत ने अमेरिका से माफी मांगे और देवयानी के खिलाफ सारे मामले वापस लेने की मांग की थी, लेकिन अमेरिका ने माफी नहीं मांगी और न्यूयॉर्क की एक अदालत में देवयानी के खिलाफ वीजा फ्रॉड और गलत बयानी का आरोप में आपराधिक केस चलाने की मंजूरी दे दी। लेकिन देवयानी भारत लौट आई। वैसे अमेरिकी कार्रवाई के विरोध में भारत ने सख्त कदम उठाते। ये क्या है, आप यहाँ पे देख रहे थे एक्सेप्शंस, है ना? तो एक्सेप्शन के अंदर जो मैंने यहाँ पे केस लिया, यहाँ पे प्रेसिडेंट और गवर्नर बोला है, उसके बाद एम्बेसडर और फॉरेन डिप्लोमेट्स बोले हुए हैं। तो यहाँ पे देवयानी का केस इसलिए लिया गया है कि वो भी हमारी राजदूत बन के कहाँ गई थी, अमेरिका। और जब वो अमेरिका गई तो अपनी उसकी एक डॉटर भी है, और जब वो अपनी डॉटर को स्कूल उसने ड्रॉप किया और उसके बाद जब वहां से जा रही थी तो अमेरिका की जो पुलिस है उसने पकड़ लिया और क्या बोला, जेल में डाल दिया उसको। और क्या बोला, आपके पास आप ये गांजा अफीम इन सब का धंधा करते हैं, ठीक है, ये उसके ऊपर चार्जेस लगा दिए। जब अमेरिका वाले ये प्रूफ नहीं कर पाए, भाई कुछ मिला ही नहीं, कोई सबूत ही नहीं मिला, वो प्रूफ नहीं कर पाए, तो उन्होंने क्या चार्जेस लगा दिए कि आप जो अपनी मेड लेके आई हो काम वाली इंडिया से, उसके पासपोर्ट में, वीजा में, इन सब में आपने फ्रॉड किया है। दूसरा, आप उसको वो सैलरी नहीं दे रहे हो जो यहाँ पे सैलरी मिलनी चाहिए, और वो बेवकूफ भी इतनी काम वाली इतनी चालू कह रही, हाँ मेरे को ना वो सैलरी नहीं दे रहे, कम सैलरी दे रहे। तो देवयानी ने बोला कि अगर मैं इसे सैलरी दूंगी जितनी अमेरिका के अकॉर्डिंग मिलनी चाहिए, अमेरिका का लेबर कोड है उसके अकॉर्डिंग मिलनी चाहिए, तो उतनी मेरी सैलरी नहीं है। मतलब कि मुझे भारत सरकार से 1.5 लाख रुपए मिलते हैं और अमेरिका के लेबर कोड के अकॉर्डिंग इसे इंडिया की करेंसी में कन्वर्ट करें तो इसे 2.5 लाख रुपए की सैलरी देनी है, मुझे कहाँ से दूंगी? अमेरिका में एक बंदा अगर मेड का काम करेगा 24 आवर्स और आपके घर पे रहेगा तो 2.5 लाख रुपए इंडियन करेंसी सैलरी है पर मंथ, 2.5 लाख रुपए। दुबई में 80,000 रुपए इंडियन करेंसी, दुबई तो बहुत लोग जाते हैं यहाँ से, तो 80,000 रुपए दुबई में। सिंपल कह रही है सीरियस छोड़ो, है ना? ऐसे ठीक है, मजाक कर रहा हूं, ठीक है। अभी इनके साथ एक मजाक किया था जो हकीकत है। अब मुझे बताओ कितना गलत उसके साथ किया, ठीक है, उसकी पिटाई उटाई की, पूरे कपड़े उतार के उसके मारे ऐसे, ठीक है, और बेचारे की डॉटर में क्या इम्पैक्ट पड़ा होगा कि मेरी मम्मी ऐसी है, ड्रग्स गांजा अफीम का धंधा करती है, बताओ है? अब मुझे नहीं पता है, मैंने कभी खाया नहीं, टेस्ट नहीं किया है, और पापा को तो कुछ पता ही नहीं है।
भाई साहब सब शॉक में बिल्कुल एकदम। तो यहाँ से इंडिया की उस टाइम पे मनमोहन जी थे प्रधानमंत्री, तो बहुत उन्होंने बोला कि ये क्या ड्रामा है, जब हम लोग आपके डिप्लोमेट्स और एम्बेसडर के ऊपर केस नहीं कर सकते क्योंकि हम आपको हैंडेड ओवर करते हैं, तो अगर उन्होंने किया है तो हमारे पास हैंडेड ओवर करो और फिर वो एविडेंस आप हमें दो। हमने एविडेंस एक्ट में पढ़ा था कि बाहर के भी एविडेंस लिए जा सकते हैं, तो फिर वो आप एविडेंस हमें दें, हम देखते हैं ना। फिर आ रही बात समझ में? हम देखेंगे, आप कैसे देख रहे हो? क्योंकि आपके जुडिक्शंस के अंदर वो चीज नहीं आनी चाहिए। और फिर उन्होंने छोड़ा। आगे बात समझ, मतलब इंडिया वहां बाहर केस जीता होगा ना, तभी तो उन्होंने छोड़ा। और फिर इंडिया वालों और कोई नहीं, थोड़े बहुत चार्जेस लगा के जो भी उनको पनिश किया थोड़ा बहुत, पर ये दोबारा कह दिया इंडिया मत आना। तो वो भी क्या सोच रही होगी, कौन आ रहा है तुम्हारे अमेरिका? वो कभी जिंदगी में आएगी उस जगह जिसके साथ इतना गलत व्यवहार किया गया हो? वो आएगी नहीं कि भैया इतनी बड़ी राजदूत बन के आप जाते हो और आपके साथ ऐसा किया जाता है। वो कभी आएगी नहीं इंडिया वापस, मतलब वहां अमेरिका वापस कभी जाएगी नहीं। और उसकी एक काम वाली कि लोग जो है ना बड़े खराब भी होते हैं कई बार, ये कहानी है। हाँ, अब मैंने क्या किया, मैंने हमारे घर पे सफाई करनी थी, तो मैंने काम वाली को अपने हमारे जो घर पे काम करती है मैं उसको लेके आया, मैं और मेरी वाइफ लेके आए। तो फिर उसके बाद उसने काम करके वो चली गई, तो मैंने पैसे ज़्यादा दिए उसको। मतलब कि अगर मान लो उसके पैसे 500 रुपये बन रहे तो मैंने 1000 दे दिए कि भैया आप पूरा घर साफ करके गए हो, 1 महीने से बंद पड़ा हुआ था, बहुत सारी मिट्टी हो रखी थी यहाँ पे और आपने बहुत मेहनत की, 4 घंटे आपने लगाए। नो डाउट कि 2 लोग और थे उसके साथ, 2 लोग और, एक लड़के लिए थे 2 लोग कि भैया तुम भी थोड़ा सा हाथ कर देना, उनको भी पैसे दिए। जब मेरे फादर उसे, क्योंकि मैरिज थी घर पे, तो उसने भी बहुत काम किया वहां पे भी, तो वो डबल पैसे की डिमांड कर रही थी। मतलब अगले ने जितना तुम्हें बोला था उससे ज्यादा पैसे उन्होंने भी दे दिए, तो उसके बाद वो डबल पैसे की डिमांड कर रही थी कि ये आपने कम दे रहे हो, जबकि पहले ही बात कर ली थी कि इतने पैसे देंगे, तो उससे ज्यादा दे दिए पापा ने। फिर भी उसने क्या कहा कि ये आप कम दे रहे हो, इतने देने चाहिए, मतलब वो डबल मांग रही थी। सोचो ऐसा होता है। तो कई बार हम ये सोचते हैं कि यार चलो गरीब लोग हैं और इतनी दूर अपने घर को छोड़ के हमारे साथ आ गए, यहाँ काम कर लिया, चलो ये कहानी। वैसे तो पहले मैं अर्बन वालों को बुलाने वाला था कि चलो ये लोग आएंगे, पर वो फिर उनकी बुकिंग का क्या होता है, 2 दिन डिले, ये वो। मैं इससे अच्छा यार इसको ही लेके चलते हैं और ये काम करेंगे, ये कहानी। तो ये समझ में आ गया, ये तीनों पढ़ लोगे ना पॉइंट एक्सेप्शंस, ठीक है। बट इसमें ना मैं 4 एक्सेप्शन बता देता हूँ आपको, आप सिंपल वर्ड्स में लिख लो। पहली एक्सेप्शन है प्रेसिडेंट और गवर्नर, आर्टिकल, हाँ जी, आर्टिकल 361(2) नजर आ रहा है आपको? आर्टिकल 361(2). तो पहली एक्सेप्शन क्या है, प्रेसिडेंट एंड गवर्नर। ये पहली एक्सेप्शन, ऐसे लिखना चाहिए था इनको, मजा आ जाता। दूसरी एक्सेप्शन क्या है, फॉरेन सोवरीन्स, फॉरेन सोवरीन्स, ये दूसरी एक्सेप्शन। और तीसरी एक्सेप्शन है एम्बेसडर और डिप्लोमेट्स। और चौथी एक्सेप्शन है एलियन इनेमी। जैसे पाकिस्तान,
इसमें हम बोल रहे हैं द मिलिट्री पर्सन्स, द मिलिट्री persons of alien enemies, ये लिख लेना, do not come under the jurisdictions of however, comma, if they commit theft, robbery, etc. unconnected with war. पांचवा भी लिख लो, फॉरेन आर्मी, the foreign army, personnel entered into the Indian territorial territories
with the permission Indian government. पांच हो गए, 5 पॉइंट हो गए। पहला किसको छोड़ दिया? यहाँ पे जहाँ पे हमने 3 लिखी थी वहां कितनी एक्सेप्शन हो गई? 5 एक्सेप्शन। तो पहली एक्सेप्शन में क्या है? प्रेसिडेंट एंड गवर्नर, दूसरा फॉरेन सोवरेन्स, तीसरा एम्बेसडर और डिप्लोमेट्स, चौथा अलाइन एनिमीज, ठीक है ना, जैसे पाकिस्तान है, और फॉरेन आर्मी। तो फॉरेन आर्मी को भी एग्जेम्प्ट किया गया। तो फॉरेन की कोई आर्मी अगर वो परमिशन लेके आती है ना, इंडियन गवर्नमेंट की परमिशन लेके आती है, तो कई बार नेवी एक्साइज की जाती है तो उसके लिए बुलाया जाता है, ठीक है। अभी रिसेंटली 1.5 साल पहले नेवी ने एक्साइज की थी, तो उस केस के अंदर उसको एग्जेम्प्ट कर दिया गया, तो उनके अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा इंडिया। नेक्स्ट हमारे पास आ गया, हाँ ये टॉपिक ही आ जाएगा अपने पास। और ये कौन से सेक्शन में दिया गया? सेक्शन 3। एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुडिक्शंस, ठीक है। सेक्शन 4 यहाँ पे है ना, इसकी एक अलग हेडिंग आ जाएगी, एक्सटेंशन ऑफ कोड टू एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑफेंस। मेरे पास टाइम हो ना, पहले से नोट्स बना लो, टाइम ही नहीं निकल रहा है।
तो सेक्शन 4 में ना ए बी सी 3 पॉइंट है, और ये ए बी सी कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं? फर्स्ट ए, यहां से स्टार्ट ए, तो इसमें कितने पॉइंट है? ए बी सी 3 पॉइंट है इसके अंदर, ठीक है। सेक्शन 4 के अंदर 3 पॉइंट। तो सबसे पहले क्या कह रहा है? एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुडिक्शंस। ऊपर का आपको समझ में आ गया था ना सारा? सेक्शन 3 एंड 4 पढ़ो नेहा। Section 3 and 4 of the IPC provide for extraterritorial jurisdiction where a crime is committed outside the तो territory. क्राइम कहाँ पे किया आपने? Outside the territory. आउटसाइड द टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो इंडिया के बाहर आपने क्या किया? क्राइम किया। अगर आपने इंडिया के बाहर क्राइम किया किसने? Indian nation. इंडियन नेशन ने, ठीक है ना। और वहां ऊपर कौन कर रहा था? इंट्रा में इंडियन नेशन भी हो सकता है, फॉरेनर भी हो सकता है। तो सच पर्सन क्या होगा? उस पर्सन के अगेंस्ट क्या होगा? ट्रायल चलेगा, मतलब तारीख पे तारीख आएगी और उसको पनिश किया जाएगा। कहाँ? इंडिया के कोर्ट में उसको पनिश किया जाएगा। समझ में आ रहा है? अकॉर्डिंग टू सेक्शन 3, Anyone commits any offence beyond India which is punishable in our country under any Indian law is liable to be convicted and punished in the same manner as if the crime was committed in India. समझ में आ गया? इसका एक एग्जांपल है कि एक बंदे ने जेट एयरलाइन से जा रहा था और सेकंड टू नेक्स्ट, मतलब उसकी वाइफ उसके साथ बैठी हुई है, पर बीच में एक लड़की बैठी है 20-21 साल की, और उसने उसको क्या किया? सेक्सुअल हरासमेंट किया उसके साथ। वो सो गई थी और बाद में उसको पता लगा कि इसने मुझे छेड़ा है, तो उसने क्या किया? हल्ला मचाया एरोप्लेन के अंदर ही, और उसके ऊपर केस भी चलाया। पर वो केस कहाँ चला? अमेरिका में। तो अगर अमेरिका में उसके अगेंस्ट केस चल रहा है तो हमें इंडिया में जरूरत नहीं है। पर अगर मान लो कि वो कहती कि नहीं, वो मान लो अगर इंडियन होती तो वो अमेरिका वाली थी, तो इसलिए उसने अमेरिका में केस चलाया। अगर वो इंडियन लड़की होती और वो कहती कि मुझे इंडिया में क्या चाहिए? इंसाफ, तो क्या मिलता उसे? यस। जबकि उसने काम कहाँ किया? बियॉन्ड इंडिया। वो ऑफेंस कहाँ किया है? इंडिया के बाहर किया। तो एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुडिक्शन। तो अगर कोई इंडियन नेशन वाला बंदा इंडिया के बाहर भी क्या करेगा? ऑफेंस करेगा, तो उसे इंडिया में पनिश किया जा सकता है, ठीक है ना। सेम मैनर, समझ गए? जैसे इंडिया में ही क्राइम किया हो उसी सेम मैनर में उसे यहाँ पनिश किया जाएगा। समझ में आया नहीं आया? अब थोड़ा सा एक लेवल और ऊपर जा रहे हैं, ठीक है। और वो लेवल क्या है? पढ़ो। Section 4 expand on Section 3 while at the same time. तो एक्सटेंशन ऑफ कोड ऑफ एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुडिक्शंस लिखो इसमें। सेक्शन 4 क्या है? एक्सपेंड ऑन सेक्शन 3 while at the same time clarifying the provisions of the code shall apply to। कितनी बातें? 3। पहली बात, इन केस ऑफ इंडियन सिटीजन। पहली बात क्या है? इन केस ऑफ इंडियन सिटीजन, कॉमा, फॉर एनी ऑफेंस कमिटेड आउटसाइड इंडिया। तो पहली चीज क्या है यहाँ पे? और दूसरा क्या है? दूसरा है एनी पर्सन ऑन एनी शिप, एनी पर्सन on any ship or aircraft, ship or aircraft registered in India, whatever it may be। ये लिख तो दिया मैंने सामने। एंड सी पॉइंट क्या है? इन केस ऑफ एनी पर्सन
in any place beyond India committing offense targeting थक गए सिंपल computer resources located in India. ये ऐसे चला जाएगा या उधर चला जाएगा, ठीक है। तो सेक्शन 4 क्या है, एक एक्सटेंशन है इसी का एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑफेंस का, ठीक है ना। इसमें क्या बोलता है सेक्शन 4 में, इन केस इंडियन, अगर कोई इंडियन है और उसने क्या किया है, एनी ऑफेंस कमिटेड आउटसाइड इंडिया, तो उसने कोई भी ऑफेंस किया है आउटसाइड इंडिया, तो उसे क्या माना जाएगा, एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुडिक्शंस माना जाएगा। और एनी पर्सन ऑन एनी शिप, या तो उसने शिप में किया या एयरक्राफ्ट में किया, है ना भाई। या तो क्या है, इन केस ऑफ एनी पर्सन एनी प्लेस बियॉन्ड इंडिया कमिटिंग ऑफेंस, कैसा ऑफेंस किया है बता सकते हो, कैसा ऑफेंस किया, कंप्यूटर रिसोर्सेज लोकेटेड इन इंडिया, कंप्यूटर रिसोर्सेज जो इंडिया में लोकेटेड उनको हैक किया है, मतलब इंडिया बाहर वाले ने किसी इंडिया के कंप्यूटर को हैक कर लिया इंफॉर्मेशन लीक करने के लिए। चाइना में एक आदमी ने, एक 21 साल के या जो भी है कितने साल के बच्चे ने कुछ हैक कर लिया था चाइना की सरकार का, उसको जेल हो गई 150 साल की, रियल। वो क्या कह रहे हैं, मर भी जाएगा ना दोबारा जन्म लेगा, फिर यहीं आइए, फिर दोबारा यहीं आना। बात समझ में आ रही है। तो इट इज क्लियर फ्रॉम दिस सेक्शन द कोर्ट इन इंडिया हैव, तो कोर्ट इन इंडिया, जो कोर्ट है इंडिया के, उसके पास क्या पावर होती है, एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुडिक्शन पावर होती है, ऑफेंस जो भी कमिटेड हुए हो इंडिया की लैंड में या हाई सी में। हाई सी का मतलब टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया जो था 12 नॉटिकल माइल्स, उसके बाहर जो समुद्री लहर चल रही है, और एयर में हवा में हुए हो, फिर चाहे वो इंडियन नेशन ने किए हो या अदर ने किए। देखो हम सेक्शन 3 में कह रहे थे कि जो इंडियन नेशन होगा वही एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुडिक्शंस के अंदर आएगा, जो इंडियन नेशन होगा। बट यहाँ पे सेक्शन 4 ने एक लेवल और ऊपर चला गया कि अगर कोई अदर भी हो गया, अदर समझ गए क्यों बोला उसने, क्योंकि कंप्यूटर हैकर कौन है, इंडिया के बाहर वाला। तो क्या समझ में आया, इन जनरल सेक्शन 3 इंडियन नेशन के लिए, पर सेक्शन 4 क्या है, एक लेवल और ऊपर चला जाता है, और वो ये कहता है कि अगर मान लो किसी ने हमारा कंप्यूटर हैक किया है, आगे बात में किसी ने क्या किया, हमारा कंप्यूटर हैक किया, या कोई मान लो फॉरेनर कहाँ बैठा है, शिप में या हवाई जहाज में जा रहा है, और वो हमारी किसी लड़की के साथ या किसी के भी साथ कुछ गलत काम करता है, तो हम उसे कहाँ पैनल करेंगे, कहाँ पे पैनल करेंगे उसे, इंडिया के अंदर। समझ में आ गया। अब इसका पूरा प्रोसीजर क्या होगा, हाउ टू प्रोसिक्यूट द एक्यूज्ड, वो सारा सेक्शन 188 में लिखा है। तो हेडिंग डालो इसकी, प्रोसीजर, ये क्या है, एक प्रोसीजर है, तो लिखो प्रोसीजर, मारो एक प्रोसीजर फॉर, हाँ जी, प्रोसीजर फॉर प्रोसिक्यूशन, प्रोसिक्यूटिंग, प्रोसीजर फॉर प्रोसिक्यूटिंग offense
committed outside India. आपको समझ में आ रहा है जो भी ऑफेंस कहाँ हुए इंडिया के बाहर हुए हैं उसका क्या है एक पूरा प्रोसीजर है, उसका क्या है एक पूरा प्रोसीजर। तो आरोपी को किस तरीके से प्रोसिक्यूट किया जाएगा, ये गलत लिख दिया मैंने। तो उसको किस तरीके से इंडिया में प्रोसिक्यूट किया जाएगा, जो कि ऑफेंस कहाँ कमिट हुए हैं इंडिया के बाहर। तो इसमें लिखो 3 बातें। सेक्शन 188, कौन सा सेक्शन है 188, किसका सेक्शन है सीआरपीसी का। तो ये हेडिंग के बाद ये लाइन आ जाएगी। उसके बाद आप लिखोगे इट ऑपरेट्स where an offense is committed by a citizen of India outside the country, requirements are there, तो क्या रिक्वायरमेंट चाहिए हमें, नंबर 1 कर लो। नंबर 1 कमीशन ऑफ एन ऑफेंस, कोई ऑफेंस हुआ हो, कमीशन ऑफ एन ऑफेंस। नंबर 2 बाय एन इंडियन सिटीजन, किसने किया हो, इंडियन सिटीजन। और दैट it should have been committed outside the country। ये 3 पॉइंट है। हाँ जी 5 बजे, हाँ जी ठीक है, ओके। तो प्रोसीजर क्या होगा, प्रोसिक्यूशन ऑफ ऑफेंस कमिटेड आउटसाइड इंडिया। अगर आपने कोई भी ऑफेंस आउटसाइड इंडिया किया है तो सेक्शन 188 सीआरपीसी बोलता है उसका प्रोसीजर कौन बताएगा, सीआरपीसी बताएगा, ठीक है ना। क्योंकि आपके दिमाग में आ रहा होगा कहाँ आईपीसी चल रहा था और ये सीआरपीसी कहाँ से आ गया, प्रोसीजर बता रहा है। तो उसके लिए कह रहा है कि सबसे पहले कोई ना कोई ऑफेंस होना चाहिए, दूसरा वो बंदा क्या होना चाहिए, इंडियन सिटीजन होना चाहिए, और तीसरा क्या कर रहा है कि उसने जो ऑफेंस किया है वो कहाँ किया है, इंडिया के बाहर किया है, ठीक है जी।
आगे नेक्स्ट क्लास में करेंगे कि इसमें 4 फंडामेंटल क्या होने चाहिए, एलिमेंट्स होने चाहिए क्राइम के अंदर। और वो 4 फंडामेंटल एलिमेंट्स क्या है लिख लो। ह्यूमन बीइंग होना चाहिए, मेंस रिया होना चाहिए, एक्ट्स रिक्यूज होना चाहिए और इंजरी होनी चाहिए। ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट क्लास में करेंगे। बढ़िया है ना। Yes, sir. ठीक है।